Good morning, students. Today we are going to discuss about the contextual capacity of the party, या कह सकते हैं अनुबंध करने के योग्य पक्षकार। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 10 के अनुसार वे समस्त ठहराव जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायोचित प्रतिफल अथवा अनुबंध करने की योग्यता रखने वाले पक्षकारों के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे के सारे ठहराव अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। सेक्शन 10 में जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स किसी भी एग्रीमेंट्स में यदि उनकी उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं, तो सारे के सारे ठहराव कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध का रूप ले सकते हैं। यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए वो एग्रीमेंट, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 11 के अनुसार यदि हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होता है जो राजनियम के अनुसार जिसके अंतर्गत वह आता है वह वयस्क होना चाहिए। मेजर मस्ट बी, कॉम्पिटेंट पार्टी मस्ट बी मेजर, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और संबंधित राजनियम के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। यानी 11 की यदि हम बात करें, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law which he is subject, and who is a sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यानी सेक्शन 11 के अनुसार से वे समस्त पक्षकार या प्रत्येक वह व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होता है जो राजनियम के अनुसार जिसके अंतर्गत वह आता है वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और संबंधित राजनियम के द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। यदि ओवरऑल हम यदि इसके विश्लेषण की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11 की बात करते हैं, तो एवरी पर्सन शुड एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject, he can make contract. Party should be sound mind, यानी प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, या संबंधित पक्षकार जो किसी राजनियम के अंतर्गत वह आता है उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, who is not disqualified by laws under which he is concerned। यानी हम बात करते हैं 11 के अनुसार, यदि व्यक्ति वयस्क है, यदि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है, यदि उसे किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं ठहराया गया है, तो वह व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होते हैं। यदि हम इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं तो कौन व्यक्ति हैं जो अनुबंध करने के योग्य नहीं होते हैं। नंबर 1, माइनर। माइनर वह व्यक्ति है, अवयस्क व्यक्ति है, हु इज़ नॉट अटेन एज ऑफ 18, यानी जिसने 18 साल अभी पूरे नहीं किए गए या संबंधित राजनियम के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसने न्यूनतम अवधि वह पूरी नहीं की है, वो माइनर व्यक्ति होगा। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति वो अनुबंध नहीं कर सकता। थर्ड 1, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ही इज नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट because he has not a competency to make any contract। यानी हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं तो फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, माइनर। माइनर, हु इज़ माइनर? तो इंडियन एडल्ट एक्ट या भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार वह व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर लेता है वह वयस्क व्यक्ति कहलाता है, तथा जिस अवयस्क को शरीर व संपत्ति की रक्षा के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत यदि किसी ने गार्जियंस उसके यहाँ रखा है माइनर के यहाँ, तो उस स्थिति में कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत उसकी 21 साल का पूरा होना जरूरी है। यानी माइनर व्यक्ति वह व्यक्ति जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, या किसी संरक्षक अधीन व्यक्ति यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत किसी व्यक्ति को नियुक्त उसकी देखभाल करने के लिए कहा गया है, तो उस स्थिति में 21 साल व्यक्ति की पूरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति 21 साल से कम का व्यक्ति माइनर कहलाता है। तो अब अवयस्क व्यक्ति या माइनर व्यक्ति है
इसके बाद सेकंड वन है अनसाउंड माइंड। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्वस्थ मस्तिष्क का वह व्यक्ति होता है जो अनुबंध करते समय यानी उसे अपने अच्छे और बुरे का उस अनुबंध के फलस्वरूप जो रिजल्ट्स है, उस अनुबंध होने के फलस्वरूप उसके हित पर जो प्रभाव पड़ता है उससे भली भांति परिचित हो, वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होता है। यानी इस धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक पागल, लुनेटिक पर्सन, इडियट पर्सन और ड्रंक्ड पर्सन, नशे में धुत व्यक्ति अनुबंध के योग्य नहीं है, क्योंकि उस समय उनकी स्थिति स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की तरह नहीं होती। उन्हें अच्छे बुरे का कोई भेद उनकी समझ में नहीं आता। तो यह सामान्यतः कई बार देखा जाता है तो सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति है। कभी जैसे कोई वह व्यक्ति जो सामान्य स्वस्थ रहता है, लेकिन अनुबंध के समय यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो उसके साथ किया गया अनुबंध वॉइड होता है। इसके बाद यूजुअली कोई अनसाउंड माइंड है। एक व्यक्ति जो सामान्य अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है परंतु अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का हो सकता है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध वैलिड होता है। यूजुअली देखा जाए अस्वस्थ रहता है लेकिन कॉन्टैक्ट के टाइम में वो यदि स्वस्थ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो उसके साथ में अनुबंध किया गया वो वैध माना जाएगा। इसके बाद पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। थर्ड वन, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति या पक्षकार अथवा अन्य अयोग्य व्यक्ति। धारा 11 के अनुसार अनुबंध ऐसे पक्षकारों या व्यक्तियों के बीच होने चाहिए जो राजनियम के अधीन आते हैं या जिसे उस राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यदि हम इसका विस्तार से विश्लेषण करें तो राजनीतिक पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशंस के ड्यू टू पॉलिटिकल पोजीशंस के हिसाब से वो नहीं कर सकता। ड्यू टू हाई प्रोफेशनल, उसकी वजह से वो यदि कुछ अयोग्य माने जाते हैं, या वैधानिक ड्यू टू लीगल पोजीशंस, या कंपनी या सम्मिलित कंपनी, क्लब, दिवालिया व्यक्ति या वैवाहिक स्थिति आदि अनुबंध के अयोग्य पक्षकार होते हैं। तो now we are discuss about the rules as to agreement made by minor। यदि अवयस्क व्यक्ति के साथ अनुबंध हो जाते हैं तो उस स्थिति में उनका क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ठहराव whereas we can say the absolutely void agreement with made by minor person, यानी कि सेक्शन 11 में कहा गया है कि अयोग्य पक्षकार द्वारा किए गए ठहराव वेब इन इनिशियो या वाइड एट बिगिनिंग, यानी शुरू से ही, प्रारंभ से ही एक तरीके से अवैध या शून्य ठहराव होते हैं। वैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे ठहराव प्रभावित रहित होते हैं। इस संबंध में एक मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में बहुत एक प्रचलित केस है जो कलकत्ता प्रिवी काउंसिल द्वारा 1930 में जिस पर अपना निर्णय सुनाया गया। इस मामले में धर्मोदास जो एक अवयस्क था, उसे धन की आवश्यकता थी। वह अपने चाचा ब्रह्मोदास के पास अपनी संपत्ति मॉर्गेज रखकर ब्रह्मोदास से 20,000 रुपये ले लेता है। इसके बाद से 5,000 रुपये नगद प्राप्त कर लिए उसने। उसके कुछ पश्चात अवयस्क धर्मोदास घोष ने न्यायालय में यह प्रार्थना करते हुए वाद दायर किया कि वह अवयस्क है, अतः अनुबंध व्यर्थ है और उसकी संपत्ति पर जो मॉर्गेज है वो दैट इज शुड बी कैंसल्ड। तो प्रतिवादी ब्रह्मोदास दत्त ने, जो उसके चाचा थे, ने न्यायालय ने अपना बचाव रखते हुए यह आवेदन किया कि उसका उधार दिया गया धन वापस दिलाया जाए, परंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी धर्मदास घोष की आवश्यकता के आधार पर या माइनर होने के आधार पर उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया और बंधक जो मॉर्गेज था प्रॉपर्टी पर उसे अवैध या वाइड करार कर दिया गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ब्रह्मोदत्त ने प्रिवी काउंसिल में अपील कर दी। इसके बाद ब्रह्मोदत्त की उसी ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी मोहरी बीबी ने अपील की कि उसे अपना जो मॉर्गेज है उसको वापस पुनः रीसिचुएशन स्थिति में लाया जाए। तो यह मामला मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रिवी काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, व्यर्थ ने नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि अवयस्क के साथ में वेब इनिशियो या बिगिनिंग के टाइम से ही एक तरीके से वाइड एग्रीमेंट होते हैं जो कभी भी वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन जाते। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें माइनर्स को यदि आप अनिवार्य वस्तुओं
के लिए आपने कोई कमिटमेंट पूरा किया है या आपने कोई उसके दायित्व को पूरा किया है, तो उस स्थिति में माइनर की लायबिलिटी होती है। अनिवार्य वस्तु यानी उसके नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, उसको सर्वाइवल के लिए, उसको जीवन को चलाने के लिए कुछ एक नेसेसिटी वस्तुएं हैं, और उनके हिसाब से यदि आपने उन नेसेसिटी वस्तुओं को पूरा करने में कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है या ठहराव किया है, तो उस स्थिति में सेक्शन 68 के तहत अवयस्क व्यक्ति या माइनर व्यक्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसे आप उसमें क्या क्या उस चीज़ें हो सकती है, यानी आपका भोजन हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, अवयस्क तथा उसकी पत्नी की आवश्यकताएं उनको पूरा किया हो आपने, चिकित्सा आदि पर कुछ आपने खर्च किया हो, संपत्ति की रक्षा के लिए आपने कुछ खर्च किया हो, मृत संस्कार का व्यय किया हो, उसके एजुकेशन पर, उसके ट्रैवलिंग पर कुछ ऐसे खर्च किए गए हैं या धार्मिक कार्यों पर ऐसे किए गए हैं, तो उन सब कार्यों को, उन सबका कंपनसेशन या वो अनुबंध एक तरीके से वैध अनुबंध होंगे, और उसके फलस्वरूप माइनर व्यक्ति उन अपने कमिटमेंट, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। थर्ड वन, अवयस्क यदि साझेदार के रूप में हो सकता है, यदि साझेदार चाहें तो उसे रख सकते हैं, लेकिन केवल लाभों के लिए। माइनर एज एन एजेंट can become agent with the consent of principal, but he is liable for act on behalf of agent। यानी कि माइनर यदि कोई प्रिंसिपल या नियोक्ता के द्वारा माइनर को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन नियुक्त जो आपके एजेंट है, अवयस्क के एजेंट है, उसके कोई कर्तव्य लाइबिलिटीज नहीं होगी, उसके द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए नियोक्ता या प्रधान जिम्मेदार होगा। माइनर कैन बी नॉट डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, यानी माइनर को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। अवयस्क कंपनी की स्थिति में भी रह सकता है, कंपनी का साझेदार बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन जो कंपनी कुछ कालीन एरियस या उस पर कुछ बकाया है उनके लिए मांग कभी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक जो अहम चीज़ है, माइनर पोजीशन इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यस हो सकता है। इसके अलावा नॉट सेटिस्फेक्शन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि जब कोई व्यक्ति अवयस्क के समय के जो कुछ कॉन्टैक्ट करता है, तो व्यक्ति चाहे या माइनर चाहे कि मैं उन कॉन्टैक्ट या एग्रीमेंट को पुष्टि कर दूं, रेक्टिफाई कर दूं जब मेरी 18 साल से अबव उम्र हो जाए, तो वो भी रेक्टिफिकेशन का काम नहीं कर सकता। यानी माइनर अवयस्क व्यक्ति के द्वारा वयस्क होने पर उन कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आपका अवयस्क के संरक्षक के द्वारा अनुबंध। यदि अवयस्क के संरक्षक के लिए उसके दैनिक जीवन के लिए जो कुछ ऐसे अनुबंध थे जो जरूरी चीज़ों के लिए किए गए हैं उसके गार्जियंस के द्वारा, तो वो भी वैलिड कैटेगरी में माने जाएंगे। यानी ऐसे अनुबंधों के लिए अवयस्क ने, माइनर ने उन्हें ऑथराइज कर रखा है, योग्य पार्टी कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के द्वारा किए गए हैं, अवयस्क की भलाई के लिए किए गए हैं, अवयस्क के लाभ के लिए किए गए हैं, तो सभी के लिए अवयस्क व्यक्ति जिम्मेदार होगा या लाइबल होगा। अवयस्क एक एवं प्रतिभू के अनुबंध, यानी कि अवयस्क यदि किसी धन की प्रतिभूति देता है, गारंटी देने वाला व्यक्ति है, तो ऋणदाता के प्रति अवयस्क के दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेकिन प्रतिभू के प्रति अवयस्क को किसी भी तरह के कुछ अपवादों को छोड़कर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी उसे गारंटी के रूप में यदि उसने कोई कमिटमेंट किया है, तो प्रतिभू के रूप में अवयस्क का कोई दायित्व नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।